गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला मॉक का कॉपी है और ये कॉपी चेक है और इसमें मैं टोटल क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा। इसके साथ साथ इसमें जो भी कुछ कमियां होंगी वो मैं बताऊंगा आपको, और इसके साथ आप भी अगर कोई कमियां दिखती है इसमें या कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो ज़रूर बताएं आप, ताकि दोनों को एक दूसरे से सीखने को मिले। ठीक है। और ये मैंने 3 घंटे में रैंडमली दिया था, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप कितना भी पढ़ लें, जब आप 3 घंटे में एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती है। तो मेरा इस अपना मॉक कॉपी शेयर करने का माध्यम यही है कि मेन मकसद यही है कि आप लोग भी सीखें, और अगर आप चाहें तो इसको आप रूम पर बैठ के भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 2 का था, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन थे। तो मैंने जो लिखा है मैं उसको डिस्कस कर दूँगा। सेक्शन 1 में टोटल आपके इसमें 4 क्वेश्चन थे, 4 में 3 लिखना था। तो मैंने इसमें से ये पहला क्वेश्चन लिखा था कि 2022 में बिहार में गठबंधन की सरकार की एक नई संरचना दिखाई दिया। गठबंधन की सरकार के गुण दोष का आलोचनात्मक वर्णन करें। इसके बाद मैंने ये 3 नंबर का क्वेश्चन लिखा था, भारतीय चुनाव पद्धति में सबसे बड़ी खामियां यह है कि हम भ्रष्ट अपराधी नेताओं को चुनने के लिए मजबूर हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि सहमत है तो इससे बचने के उपाय बताएं। और ये क्वेश्चन लिखा था, विपक्ष के बिना लोकतंत्र की बहाली संभव नहीं है, क्योंकि विपक्ष के बिना सत्ता निरंकुश हो जाती है। क्या आप सहमत है? तो अभी मैं नीचे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बताया था हमें कि कौन कौन मैंने लिखा था। सेक्शन 2 में लिखा था कि भारत में छोटे छोटे राज्यों की मांग उचित है, क्योंकि छोटे छोटे राज्य तीव्र गति से विकास करते हैं। आलोचनात्मक टिप्पणी करें। फिर मैंने 6 नंबर लिखा था कि सामाजिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। इस प्रकार की योजनाओं के सकारात्मक पक्ष के साथ साथ नकारात्मक पक्ष भी हैं। बिहार के विशेष संदर्भ में अपने विचार दें। इसके बाद मैंने ये 7 नंबर क्वेश्चन लिखा था, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक ढांचे की विवेचना कीजिए। क्या आप यह सोचते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इन्हें स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाई बना देगा? ये सेक्शन आपका 2 था। सेक्शन 3 से मैंने ये दोनों क्वेश्चन लिखा था, क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन 3 में कुछ कुछ क्वेश्चन शॉर्ट टाइम आते हैं, जैसे कि 18 के 2 आ जाएंगे आपको। तो ये जो 18 वाले क्वेश्चन होते हैं उसको लिखने में फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़्यादा नंबर मिल जाता है आपको। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको आ रहा है तो 18 वाले अटैम्प्ट कीजिएगा। तो ये तो मुझे उतना मतलब अच्छे से मैं इसको लिख नहीं पाता, इसीलिए मैंने इसको अटैम्प्ट किया, उसको अटैम्प्ट किया। ठीक है, तो सबसे प्राथमिकता देनी आपको है जो आपको आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको 18 वाला आ रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैंने इसमें 10 का ए लिखा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दूसरा राज्यपाल की भूमिका। और फिर मैंने 11 में लिखा था, बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण। तो सारे क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग भी देख लीजिए क्वेश्चन, जो आपको अच्छा लगेगा उसका आप अपने स्तर पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मुझे टोटल 144 नंबर मिले थे। ठीक है, पेपर 2 में इधर इस समय मार्किंग बहुत हार्ड हो रही है, लेकिन ये जो मार्किंग किया गया है मुझे लगता है कि थोड़ा सा लिबरल तरीके से किया गया है, क्योंकि मॉक में जनरली उतना हार्ड मार्किंग नहीं करते हैं। और यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो 144 नंबर किया गया वो ठीक ठाक मार्किंग की गई है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से मार्किंग की जाए तो नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपको, कि फिर से आपको पढ़ सुना दे रहा हूँ कि 2022 में बिहार में गठबंधन की सरकार की एक नई संरचना दिखाई दिया। गठबंधन की सरकार के गुण दोष का आलोचनात्मक वर्णन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैंने क्या लिखा था इसमें। मैंने इसमें लिखा था कि वह राजनीतिक व्यवस्था जहां सत्ता में 2 या 2 से अधिक दलों की भागीदारी हो गठबंधन की सरकार कहलाती है। भारत के संदर्भ में 1970 के दशक में इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, जहां 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार देखने को मिली। इसके बाद मैंने लिखा था कि बिहार के विशेष संदर्भ पूछा था, तो मैंने लिखा था यहाँ पे, बिहार के विशेष संदर्भ में हाल ही में बिहार में राजनीति में एनडीए गठबंधन की टूट एवं महागठबंधन की सरकार ने एक नया सत्ता समीकरण तैयार किया। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने आरजेडी से गठबंधन कर सत्ता का नया समीकरण तैयार किया है। ये मैंने करंट का सिनारियो दिया था। फिर मैंने आगे लिखा था, बिहार के संदर्भ में देखें तो 1980 के दशक तक एक ही पार्टी प्रधान वाली यानी कांग्रेस सत्तारूढ़ दल देखी गई थी, किंतु 1989 के बाद से देखा गया कि जैसे जैसे क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ, जनाधार के बंटने से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल हो गया। अतः सरकार बनाने हेतु गठबंधन की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। तब से लेकर अब तक बिहार की राजनीति में देखा गया है कि यहाँ सरकार मिला जुलाकर गठबंधन की ही रही है, चाहे वह किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत क्यों न मिल गया हो। पूर्ण बहुमत अब जरूरी नहीं है किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो गठबंधन नहीं होगा। जैसे अभी बीजेपी को पूर्ण बहुमत है केंद्र में, लेकिन फिर भी वहाँ गठबंधन की सरकार है। ठीक है,
इसके बाद मैंने गठबंधन सरकार का कारण बताया था जिसको उन्होंने काट दिया है। उनके अकॉर्डिंग ये प्रासंगिक नहीं होगा। मैंने पहला बताया था कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलना, सरकार के स्थायित्व को मजबूती प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय पार्टी का उदय, जनाधार का बटा होना, अलग अलग विचारधारा समूह को सत्ता में भागीदारी, ये मैंने कारण बताया था। इसके बाद मैंने गठबंधन सरकार के गुण और दोष बताए थे क्योंकि ये पूछा हुआ था। तो मैंने गुण बताया था सबकी भागीदारी सुनिश्चित, तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक, प्रमुख रूप से एक व्यक्ति प्रधान राजनीतिक दल में, क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधित्व, विविध स्तर पर जनाकांक्षाओं वाले समूह का प्रतिनिधित्व और मतदाता के पास विकल्प की विविधता। दोस्त मैंने बताया था कि दबाव की राजनीति जिससे कि बड़े फैसले ना ले पाना, जैसे 2008 में यूपीए की सरकार परमाणु डील के समय ये हुआ था। सरकार का स्थायित्व नहीं। इसके बाद तुष्टिकरण की रणनीति एवं महत्वपूर्ण फैसलों में विलम्ब, भ्रष्टाचार की व्यापक समस्या, उदाहरण 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, ये सारे आपको यूपीए गवर्नमेंट में हुए थे। तो एक आपका एग्जाम्पल आपके सामने है। मतदाता में भ्रम की स्थिति पैदा होना, ये मैंने गुण और दोष दोनों बता दिया। फिर मैंने आगे का राह बताया था क्योंकि आपको डायमेंशन लेके चलना है, डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम में। अगर नहीं पूछ रहा है तो आपको अपने तरह से बताना पड़ेगा। वैसे भी आपको 450 वर्ड में लिखना है तो आपको इसको एलिब्रेट करना ही पड़ेगा। मैंने लिखा व्यापक साझेदारी भागीदारी की रणनीति, उदाहरण कार्यकाल का निश्चित होना, फिर जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसले लेना और मतदाता को जागरूक करना। उन्हें मतदाता जागरूक करना काटा हुआ है, इनके अनुसार ये प्रासंगिक नहीं वर्ड है, इसे प्रासंगिक लाइन नहीं, इसलिए काट दिया इन्होंने। फिर मैं लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया था, अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की सरकार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को ध्यान रखते हुए फैसले को अंजाम दें। ठीक है, तो ये मैंने पूरा पहला क्वेश्चन को बताया, पूरा डिटेल जो मैंने लिखा था। बाकी आपको कुछ लगता है सुधार का जरूर बताया आप लोग कमेंट करके। और इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भ्रष्ट नेताओं पे था, मैं पढ़ सुनाया था हमें दूसरा क्वेश्चन मैंने जो लिखा हुआ है। भारतीय चुनाव पद्धति में सबसे बड़ी खामियां यह है कि हम भ्रष्ट अपराधी नेताओं को चुनने के लिए मजबूर हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि सहमत है तो इससे बचने के उपाय बताएं। तो मैंने इसको लिखा था, मैं बता रहा हूँ आपको क्या लिखा था मैंने शुरुआत किया था ADR की रिपोर्ट से। ADR द्वारा जारी सर्वे के अनुसार वर्तमान में आधे से ज़्यादा सांसद ऐसे हैं जिन पर किसी न किसी रूप में आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय चुनाव प्रणाली में भ्रष्ट अपराधी नेताओं का चुना जाना कितनी बड़ी समस्या है। इसके बाद मैंने आगे बताया था कि भारतीय चुनाव पद्धति में मतदाता अपने मनपसंद के उम्मीदवार को वोट करते हैं, किंतु इनके बावजूद भी यदि यह समस्या है तो कहीं ना कहीं हमारी चुनाव पद्धति या मतदाता जागरूकता में कमी है। फिर मैंने कारण बताया था क्या कारण है। सबसे पहला कारण रॉबिनहुड की छवि। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि ऐसे उम्मीदवार जो अपने क्षेत्र में कुछ एक लोगों की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं, उन्हें वहाँ मतदाता द्वारा अपना भगवान मान लिया जाता है एवं अपराधी छवि के होने के बावजूद उन्हें जिताया जाता है। ये कारण है। दूसरा, चुनाव में जातीय समीकरण। जाति व्यवस्था का प्रभाव हमारे निर्वाचन एवं लोकतंत्र में देखने को मिलता है। किसी खास जाति के समुदाय अपने जाति के उम्मीदवार को वोट देने में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे वह आपराधिक छवि कहीं क्यों ना हो। यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल डालना चाहिए था, मैंने एग्जाम्पल डाल नहीं पाया मैं यहाँ पे। मतदाता साक्षरता का अभाव। मतदाता के जागरूक एवं साक्षर न होना इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, जहाँ विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं एवं अपने तरीके से मतदाता को प्रभावित किया जाता है। फिर अपराध का राजनीतिकरण, मैंने चौथा पॉइंट डाला था। अक्सर राजनीतिक पार्टियां उन्हें ही अपने उम्मीदवार नियुक्त करती है जिसके जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा है, न कि उसे जिसकी छवि साफ सुथरी हो। तो ये मैंने डाला। फिर मैंने बताया प्रभाव से क्या होता है। ये प्रभाव पूछा नहीं था पर मैंने अपनी तरफ डाला था क्योंकि आपको डालना पड़ेगा। पहला डाला था मैंने लोकतंत्र सूचकांक का खराब होना, उदाहरण भारत पार्षद डेमोक्रेसी में शामिल न कि पूर्ण। दूसरा, विधायिका में अपराधी नेताओं का बोलबाला। तीसरा, लोकतंत्र के विश्वास में कमी। चौथा, नीति निर्माण में संरक्षण की राजनीति। ये सारा मैंने प्रभाव बताया। फिर इसे रोकने के लिए उपाय को मैंने मेंशन किया यहाँ पे कि निर्वाचन आयोग को दंडात्मक शक्ति प्रदान करना ताकि वो उचित कार्रवाई कर सके। आपको पता होगा कि निर्वाचन आयोग को अभी न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसीलिए वह केवल आदेश दे सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता किसी नेता पे। तो ये एक बड़ी चुनौती है। कह सकते हैं कि दंत विहीन संस्था है ये। हालांकि इसने बहुत अच्छे भी काम किए हैं, लेकिन जब तक इसको स्पेशल पावर नहीं दिया जाएगा तब तक उतने बेहतर तरीके से हम निर्वाचन में सुधार नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने पॉइंट डाला था यहाँ पे। दूसरा, जनप्रतिनिधि एक्ट में सुधार कर अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने हेतु शर्तों का आरोपण। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्वाचन के समय एक निगरानी तंत्र की स्थापना करना। और इसके बाद मैंने डाला था कि निर्वाचन से पहले विभिन्न माध्यमों से
आम जनता को उनके उम्मीदवारों की सूची के बारे में बताना। ये शायद इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। फिर अगला पॉइंट में डालता एक पोर्टल के माध्यम से सभी आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को पूरी सूची का उपलब्ध होना, ताकि लोग अपने विवेक से निर्णय लें। और आखिरी पॉइंट डाला था मैंने कि जातीय समीकरण को छोड़कर विकास की राजनीति के आधार पर उम्मीदवारों के चयन एवं मतदाता को भी इस बात को ध्यान में रखना। ये मैंने सारे पॉइंट डाले थे। इसके बाद हाल ही में क्या उपाय किया गया वो मैंने बताया था कि हाल ही में किए गए उपाय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी राजनीतिक दल अपने सभी उम्मीदवारों की जानकारी क्षेत्रीय अखबार में प्रकाशित करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे उम्मीदवार जिन पर 2 साल का दोष सिद्ध हो चुका है वह चुनाव नहीं लड़ सकता अगले 5 साल तक। जैसे लालू प्रसाद यादव पे केस चला है जो अभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके बाद मैंने कंक्लूजन लिखा है कि भारत एक विशाल आबादी वाला लोकतंत्र है, अतः इससे अगर दुनिया का सर्वोत्तम लोकतंत्र बनाना है तो राजनीतिक पार्टी के साथ साथ आम मतदाता को भी मत देते समय अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। जिससे मुझे 17 मिले 38 में। ठीक है, इसको चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने चौथा लिखा था, एक बार क्वेश्चन सुनाता हूँ पढ़ के आपको। यहाँ पे हो, विपक्ष के बिना लोकतंत्र की वास्तविक बहाली संभव नहीं है, क्योंकि विपक्ष के बिना सत्ता दल निरंकुश हो जाती है। क्या आप सहमत हैं? तो चलिए इसको मैं कराता हूँ। मैंने शुरुआत किया था कि एक मजबूत लोकतंत्र तभी संभव है जब सत्तारूढ़ दल की नीतियों का मूल्यांकन करने वाला एक मजबूत तंत्र हो, और विपक्ष से बड़ा तंत्र एक लोकतंत्र में कोई नहीं हो सकता। अतः इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विपक्ष के बिना लोकतंत्र की वास्तविक बहाली संभव नहीं है। इसके बाद मैंने डाला था कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है। पहला पॉइंट था कि सत्तारूढ़ दल की तानाशाही प्रवृत्ति में संतुलन बनाए रखना, नीति निर्धारण में ऐसे तत्वों का समावेश को रोकना जो व्यापक जनहित में न हो, सरकार तक आवाज़ पहुंचाने में आमजनों की का प्रमुख माध्यम होना। चौथा पॉइंट है सरकार द्वारा किए ना गए अपने चुनावी मैनिफेस्टो को याद दिलाना। इसके बाद पाँचवा पॉइंट, विभिन्न कार्यकारी गतिविधियों जैसे नीति निर्माण, उसका कार्यान्वयन इत्यादि में सरकार को नज़र रखना। उसके बाद सकारात्मक चुनावी प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाए रखना, जो एक सफल लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। ये मैंने बताया था कि लोकतंत्र में भूमिका क्या है विपक्ष की। अब कुछ विपक्ष का प्रधान के बारे में बताया था मैंने। सबसे पहले, संविधान में विपक्ष का कोई ऐसा प्रधान नहीं है, किंतु परंपरा एवं विभिन्न नियमों के आधार पर सत्तारूढ़ दल के अलावा सबसे बड़ी पार्टी को विपक्ष का दर्जा दिया जाता है, बशर्ते उसे कुल लोकसभा सीट का 1/10 से अधिक प्राप्त हो। वर्तमान में यही दर्जा केंद्र स्तर पर कांग्रेस पार्टी को प्राप्त है। हालांकि अभी उसे 1/10 सीट नहीं मिली हुई है, 52 या 54 सीट मिली हुई है, जो कि 55 सीट होना चाहिए। फिर भी उसे विपक्ष का दर्जा दिया गया क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही है। इसके अलावा 1967 से दोनों सदनों में विपक्ष का नेता का भी प्रदान किया गया, जिसका मुख्य अपने सदन में सत्तारूढ़ दल द्वारा लिए गए निर्णयों का मूल्यांकन करना है एवं आवश्यकता पड़ने पर उसका आलोचना भी करना है। इसके साथ कई संसदीय समिति में विपक्ष के नेता को सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाता है, जैसे लोक लेखा समिति। आपको पता होगा कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ सीमाएँ क्या है विपक्ष की। तो सबसे पहला पॉइंट में डालता, कभी कभी निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण नीतियों की भी आलोचना करना। दूसरा, सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना। तीसरा, मूल्यांकन एवं आलोचना के क्रम में कई बार ऐसा देखा गया है कि अभद्र भाषा एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो लोकतंत्र की गरिमा को कमज़ोर बनाता है। ये मैंने सीमाएँ बताई थी। अब बताता आगे की राय क्या होनी चाहिए। इसमें मैंने 3 पॉइंट डाला था कि राष्ट्र हित के मुद्दे पर व्यापक सहमति। अगर जो राष्ट्र हित का जो मुद्दा है या देश की जो सुरक्षा जुड़ा मुद्दा है उस पर व्यापक सहमति होनी चाहिए, और वर्तमान में है भी ये। सत्तारूढ़ दल एवं विपक्ष लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण स्तंभों एवं आदर्शों को ध्यान में रखकर आलोचना करें। फिर विपक्ष को आम जनता की फीडबैक प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि नीतियों का मूल्यांकन किया जा सके। तो ये मैंने डाला था कुछ आगे गिरा। फिर मैंने कंक्लूजन डाला था यहाँ पर कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अतः इसके संचालन में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। सत्तारूढ़ दल एवं विपक्ष लोकतंत्र नामक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अतः देश के विकास में दोनों पहियों में संतुलन होना अति आवश्यक है। भारत इस मामले में काफ़ी सौभाग्यशाली रहा है कि राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पक्ष एवं विपक्ष में सहमति बनी हुई है। आपको कंक्लूजन जनरली पॉजिटिव करना है, इसलिए मैंने कंक्लूजन को पॉजिटिव किया था।
ठीक है, तो ये मैंने पूरा सेक्शन 1 का बता दिया, लगभग 3 क्वेश्चन। अब चलते हैं सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था वो बता रहा हूँ आपको। मैंने इसे लिखा था, भारत में छोटे छोटे राज्यों की मांग उचित है क्योंकि छोटे छोटे राज्य तीव्र गति से विकास करते हैं। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। इसका जहाँ पर आपको आलोचनात्मक टिप्पणी आ जाए, दोनों पक्ष लेना है, उसका सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने इंटर में लिखा था, भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। अतः भारत के संविधान का भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 किसी भी राज्य से एक राज्य को 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने की अनुमति प्रदान करता है। फिर मैंने लिखा था कि नया राज्य बनाने का प्रावधान क्या है। पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो आपको अनुच्छेद वगैरह डालना पड़ेगा इसमें, तभी इसमें नंबर मिलेंगे। उस राज्य के विधानसभा से 2/3 बहुमत से संकल्प पारित एवं लोकसभा के साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर। इसी आधार पर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कई राज्य का निर्माण हुआ। वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्रशासित प्रदेश है। फिर मैंने लिखा कि नए राज्य के निर्माण का कारण क्या है। पहला कारण होता है विकास का पिछड़ापन। किसी क्षेत्र में यदि किसी समुदाय को ऐसा लगता है कि उनके क्षेत्र का विकास तुलनात्मक रूप से कम हो रहा है तो वे अलग राज्य की मांग करते हैं, जैसे झारखंड का बिहार से अलग होना। झारखंड का यह आरोप था कि जो उत्तरी मतलब बिहार जो अलग क्षेत्र है उसको उत्तरी बिहार बोलते थे वो लोग। अभी जो कच बिहार है उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, राजधानी वगैरह वहीं पे है और उनका क्षेत्र का विकास कम हो रहा है, इसीलिए उन्होंने एक अलग राज्य की मांग की और फाइनली 2000 में अलग राज्य बना। तो यही मैंने कारण दिया है कि विकास या पिछड़ेपन। दूसरा हो जाएगा भाषा एवं संस्कृति। आज़ादी के बाद से नए राज्य के निर्माण है तो यह एक प्रमुख मुद्दा रहा है। हालांकि राज्य निर्माण पर बने विभिन्न आयोगों ने भाषा के आधार पर नए राज्य के बजाय प्रशासनिक सुविधा को मुख्य आधार बनाया, किंतु आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर ही हुआ। आपको पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हुआ था, जबकि इसके पहले जो भी कमेटी बनी थी उसने भाषा के आधार को अस्वीकार कर दिया था और कम से कम एक भाषा एक राज्य को तो पूरी तरह से अस्वीकृत किया था। फिर भी ऐसा सिचुएशन बना कि बनाना पड़ा। इसके साथ साथ तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र भी देख सकते हैं। इसमें ये मेनली भाषा संस्कृति वाले फैक्टर में आ जाएगा सारा। क्षेत्रीयता एवं अलग पहचान, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मांग चल रही है गोरखालैंड, नागालैंड, बोडोलैंड। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। फिर हम अगर इसका मूल्यांकन करते हैं छोटे राज्य का तो 2 भाग में बांट सकते हैं। दोनों पक्ष इसका है, सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है। तो सबसे पहले हम सकारात्मक पक्ष देखते हैं। नए राज्य का निर्माण स्थानीय जनाकांक्षा की पूर्ति करता है, केंद्रीय सत्ता में विश्वास बढ़ोतरी होती है, लोकतंत्र की भागीदारी एवं बड़े जनसमूह के साथ लेना, विकास प्रक्रिया में तीव्र होना, जैसे छत्तीसगढ़ इसे एग्जाम्पल बेहतर। नकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। भारत एक व्यापक विविधता वाला देश है। ऐसे में यदि भाषा एवं संस्कृति को आधार बनाकर नए राज्य का निर्माण होगा तब इसका कोई निर्धारित तो नहीं है, यानी कि लगातार होते रहेगा ये। फिर दूसरा पॉइंट लिखा मैंने, विकास के तत्वों को ध्यान में रखकर बने नए राज्य आज भी राष्ट्रीय मानक से पीछे हैं, जैसे झारखंड, उत्तराखंड। तीसरा, नए राज्यों के निर्माण एवं उसकी स्वीकृति से एक श्रृंखला बन जाती है जिसका कोई अंत नहीं है। फिर मैंने उपाय बताया था कि नए छोटे राज्यों के निर्माण के बजाय उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्ता प्रदान की जा सकती है, जैसे कि जिला विकास परिषद 6ठी सूची में है ये, और 5वीं सूची में भी है जनजातीय सलाहकार परिषद, इसका बाद बोडोलैंड स्वशासित परिषद। ये सारा मतलब उनको क्षेत्रीय स्तर पर स्वायत्ता दी गई है। तो अलग राज्य की मांग क्यों करेंगे जब उनको क्षेत्रीय स्वायत्ता दी जाएगी, तो ये एक बेहतर उपाय है। और जहाँ भी इस तरह की मांगें उठती है वहाँ यही किया जाता है, क्षेत्रीय स्वायत्ता प्रदान कर दी जाती है उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर, ताकि उनकी जो जनाकांक्षा है वो पूरा हो जाए। फिर मैंने कंक्लूजन दिया था यहाँ पे। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में छोटे राज्यों का तीव्र गति से निर्माण जरूरी नहीं है कि विकास ही करे, बल्कि हमें विकास के क्रम में सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर समावेशी विकास पर ज़्यादा जोर देना होगा। ठीक है, तो ये टोटल 403 नोट में लिखा था। आपको एग्जाम में यही 400 से लेकर 450 नोट लिखना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। मेरा थोड़ा राइटिंग थोड़ा ख़राब हो गया क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे तो ठीक करना है, लेकिन राइटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, राइटिंग आपको बेहतर लिखना एग्जाम में। इसके बाद चलिए मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके सामने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। इस प्रकार की योजनाओं के सकारात्मक पक्ष के साथ साथ नकारात्मक पक्ष भी है। बिहार के विशेष संदर्भ पर अपने विचार दें। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक न्याय की बात की गई है। इसके साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट है। इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के कारण यानी पूछा भैया प्रासंगिकता क्या है, तो मैंने बताया यहाँ पे कि सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा, जैसे बुजुर्ग के लिए वृद्धा पेंशन योजना, अटल ज्योति योजना, महिला के लिए प्रसूति सहायता, मातृत्व लाभ योजना, बालिका सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, ये सारे आपके आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में आ जाए। गरीबी दूसरा है, गरीब बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। यूएन के अकॉर्डिंग अभी 55% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। योजना कौन कौन चलाई जा रही है ये भी देख लेते हैं हम। खास सुरक्षा योजना, मनरेगा, किसान मानधन योजना, गरीब रोजगार कल्याण अभियान। इसके अलावा हम देखते हैं कि सरकार का समाजवादी दृष्टिकोण, यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना चलाई जाती है, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा हुआ है भारतीय समाजवादी देश है और सामाजिक न्याय की बात की गई, इसलिए ये सारी योजना चलती है। राज्य के लोगों के जीवन में उत्थान में सरकार की भांति कार्य करती है, सरकार सहायक की भांति कार्य करती है। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, उदाहरण पीएसयू, सरकारी स्कूल। इसके दोनों पक्ष हैं, देख सकते जो भी सरकारी योजना चल रही है इसके दोनों पक्ष हैं। इसका सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। तो सबसे पहले मैं आपको सकारात्मक पक्ष से बात कर लेता हूँ। सबसे पहले समावेशी विकास। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमने कई सामाजिक मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। जैसे साक्षरता देख लीजिए आप, 47 से था 15%, अभी बढ़ के 74 हो गया है। इसके अलावा खास सुरक्षा अन्य आयातक देश से निर्यातक देश बना। आपको पता होना चाहिए 60 के दशक में भारत खाद्य आयातक देश था और यूएसए से उसे अपने अन्न की आपूर्ति करनी होती थी और कई बार इसका प्रेशर भी होता था भारत पर। लेकिन जो हरित क्रांति चलाई गई, इसके साथ सरकार की बहुत सारी स्कीमें चली, जिस कारण से न केवल भारत आत्मनिर्भर बना अन्न के मामले में, बल्कि एक निर्यातक देश भी बना। इसमें स्पेशली किसानों की सब्सिडी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसके अलावा मातृत्व मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु दर में कमी। गरीबी भी देख सकते हैं आप, 47 में 16 से ज़्यादा था, अभी 29 से कम है। ये भारत का अपना रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट रंगराजन है उसके अकॉर्डिंग अभी 21% हो गया है। ठीक है, अब आते हैं इन सब के अलावा इन योजनाओं से आम जन को सरकार के प्रति विश्वास में बढ़ोतरी होती है, जो एक सफल लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। तो ये मैंने डाला था। फिर इसका नकारात्मक पक्ष बताया था मैंने कि इसका नकारात्मक पक्ष क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है जो आप सबको पता है, सही लाभार्थी की पहचान की समस्या। दूसरा, भ्रष्टाचार एवं लीकेज की समस्या, जैसे सरकार द्वारा दिए गए 1 रुपये में से मात्र 15 पैसा ही आम जन तक पहुँच पाता है। ये राजीव गांधी का स्टेटमेंट था। तीसरा, बजट का बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय के रूप में। देखिए, राजस्व व्यय में खर्च करने से क्या होता है कि हम लोग आधारभूत संरचना में जो पूंजीगत व्यय होता है उसको नहीं कर पाते हैं और रोजगार वगैरह का जनरेट नहीं हो पाता है। तो ये एक बड़ा खामी हो जाता है वेलफेयर स्कीम अधिक लागू करने से। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी देखने को मिलता है भारत को। खास सब्सिडी को लेकर भारत को अक्सर WTO में दबाव का सामना करना पड़ता है। और 5वां पॉइंट, लोगों को उत्पादक बनाने के बजाय सरकार पर निर्भरता को बढ़ाना। तो ये सारे पॉइंट इसके कुछ नकारात्मक पक्ष है। दोनों पक्ष लिखना था तब लिखना पड़ेगा। अब आते हैं बिहार के विशेष संदर्भ में। यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा मेरे आंसर में कमी ये रह गया कि मुझे बिहार का संदर्भ ज़्यादा लेना था, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो पूरा एक सेक्शन था वो बिहार के संदर्भ में पूछा हुआ था। लेकिन आंसर लिखने क्रम में कभी पता नहीं चलता है, हम लोग फ्लो में लिखते चले जाते हैं, बाद में पता चलता है कि एक सेक्शन छूट गया इसका। तो मेरे साथ वही हुआ है और यही कारण है कि मुझे इसमें 18 नंबर ही मिले हैं 38 में। चलो फिर भी देख लेते हैं इसमें मैंने क्या लिखा है। बिहार सरकार द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सरकार अपने बजट का 15% हिस्सा शिक्षा एवं आधे से ज़्यादा हिस्सा सामाजिक विकास की योजनाओं में खर्च करती है। प्रमुख योजनाएं मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, जैसे 7 निश्चय, कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री जीविका कार्यक्रम, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन कार्यक्रम। ठीक है, इन्होंने सुधार बताया है कि भूमिका योजना के जरूरी कारण बिहार में सामाजिक पिछड़ेपन को बताएं, योजना बताएं। तो कुछ योजना कमी रह गई है, उसको उन्होंने मेंशन किया यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। फिर मैंने कंक्लूड कर दिया सीधे। बिहार के संदर्भ में भी हमें वही समस्या देखने को मिलती है जो केंद्र के स्तर पर है, लेकिन हाल ही के दिनों में
केंद्र एवं राज्य के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो लीकेज की समस्या को दूर करती है एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है। जैसे जनधन आधार, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर हो सके तो जहाँ पूरा लिखिएगा, आधा मत लिखिएगा, ठीक है। मैं जल्दीबाजी में लिख दिया हूँ डीबीटी, लेकिन वहाँ पर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसको देवनागरी लिपि में लिख दीजिएगा। फिर दिशा पोर्टल है, ई समीक्षा इत्यादि योजना चल रही है। ये हमारा 396 वर्ड में है। हालांकि आपको एग्जाम में 400 से 450 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दीबाजी में लिखा गया था मेरे द्वारा, उसका नंबर भी मुझे उसी हिसाब से मिला हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 18 नंबर। बाकी आप ये सीख सकते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में अलग प्रेशर होता है वहाँ लिखने का, ठीक है। इसलिए जब भी आप मॉक दें तो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करें, ताकि एग्जामिनेशन में कितना भी दबाव हो तो वहाँ पर आप अपना 80 से 90% दे पाएँ। इसके बाद जो सेक्शन 2 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो 73वां संविधान संशोधन से था, उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। उसकी संरचना था और उसका सीमाएँ पर था। ये 73वां संविधान संशोधन की संरचना, उसकी सीमा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, पर चलो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको पहले, नहीं तो आप सारे क्वेश्चन भूल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक ढांचे की योजना कीजिए। क्या आप यह सोचते हैं कि 73वां संशोधन अधिनियम इन्हें स्थानीय स्वायत्ता शासन की वास्तविक इकाई बना देगा? ये क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर पाते हैं। इसकी शुरुआत मैंने डीपीएसपी से की है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह पंचायतों के गठन का प्रदान करे। यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व के गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। सर्वप्रथम 1954 में राजस्थान के नागौर में इसका अनौपचारिक शुभारंभ हुआ, किंतु सन 1992 में संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे कानूनी रूप प्रदान किया गया। अब मैं बताता हूँ कि इसका सांगठनिक ढांचा क्या है। तो सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जहाँ 20 लाख से कम आती है वहाँ द्विस्तरीय है। पंचायतों में कुल 29% दिए गए जहाँ वो कानून बना सकते हैं। महिला को 33% आरक्षण दिया गया प्रत्येक स्तर पर। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ 50% भी है, जैसे बिहार में। जनसंख्या के अनुपात में SC/ST का आरक्षण, ये इसकी त्रिस्तरीय संरचना है। पहले जिला लेवल पे, प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे। अब मैंने तीनों को बताया कि पंचायत लेवल प्रमुख ग्राम प्रधान होता है, निर्वाचन विधानमंडल द्वारा निर्वाचित विधि द्वारा, क्योंकि कहीं कहीं जो ग्राम प्रधान का जो ग्राम प्रधान होते हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, पंचों द्वारा होता है, और कहीं कहीं प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। और कहीं कहीं अप्रत्यक्ष होता है, जैसे कि राजस्थान वाले रीजन में पंचों द्वारा होता है उनका प्रमुख। अब बिहार में क्या होता है कि डायरेक्ट आप मुखिया या ग्राम प्रधान का आप इलेक्शन कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ डाला हुआ है कि निर्वाचन विधानमंडल द्वारा निर्धारित विधि द्वारा। उदाहरण बिहार में प्रत्यक्ष, राजस्थान में अप्रत्यक्ष। इसके जो प्रमुख कार्यकारी होते हैं पंचायत सचिव, वही जो आपने पंचायत वेब सीरीज देखी थी उसमें जो पंचायत सचिव थे वही होते हैं ग्राम प्रधान के हेड होते हैं, मतलब कार्यकारी हेड होते हैं वो। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर देखते हैं, पंचायत समिति के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं प्रखंड प्रमुख का अप्रत्यक्ष निर्वाचन पंचायत समिति में सदस्यों द्वारा ही, यानी कि जो उसके जो मेंबर होते हैं प्रखंड स्तर पे उनका निर्वाचन हम करते हैं, लेकिन प्रखंड स्तर जो अध्यक्ष होता है उनका निर्वाचन पंचायत समिति सदस्यों द्वारा किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आपने इसको प्रैक्टिकली देखा होगा, मैंने उसे भी यहाँ पर लिखा हुआ। इसका जो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है वो प्रखंड विकास अधिकारी होता है, यानी BDO होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से, जिला परिषद अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से जिला परिषद सदस्यों द्वारा। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जिला विकास पदाधिकारी। अब आते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का मूल्यांकन। दोनों है, सकारात्मक है नकारात्मक है। तो सकारात्मक देखते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित, महिला आरक्षण से उनकी भागीदारी बढ़ी एवं महिला सशक्तिकरण, ये सकारात्मक है। इसके अलावा है विकास की प्रक्रिया में बॉटम टू टॉप अधिगम का क्रियान्वयन। फिर नकारात्मक पॉइंट देखते हैं, पितृसत्तात्मक सोच की वजह से महिला आरक्षण, महिला सशक्तिकरण को आधार नहीं बना है। पति प्रधान की संकल्पना, पंचायत वेब सीरीज देखा होगा आपने कि उनके जो रियल जो प्रधान होते हैं उनकी वाइफ होती है, लेकिन सारा कार्यभार
उनके पति संभालते हैं। तो वही यहाँ पर सिस्टम है, पति प्रधान की संकल्पना। पंचायत स्तर पर राजनीतिक दलों की गुटबंदी, भ्रष्टाचार एवं योजनाओं का कार्यान्वयन बेहतर तरीके से ना हो पाना। कॉमन कौन पॉइंट है, एग्जाम्पल में डालना चाहिए यहाँ पे, मैंने डाला नहीं है। पंचायत स्तर पर वित्त की भी समस्या, तो ये मुझे 18 नंबर मिला इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है कि उपरोक्त बिंदु के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि निस्संदेह इसने विकेंद्रीकरण एवं जनता की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित की है, किंतु गांधी जी के सपनों का भारत एवं स्थानीय स्वशासन प्राप्त करने हेतु इसमें व्यापक सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, ये मेरा 328 वर्ड में इन्होंने सुधार बताया है कि स्वायत्ता मिटी है, स्वायत्ता नहीं मिली है, इन्होंने बताया हुआ। तो ये मुझे डालना चाहिए था यहाँ पे। तो ये सेक्शन 2 का मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब जो लास्ट सेक्शन है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। लास्ट सेक्शन मैंने 18 वाले 2 क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं लिखा था जो DPSP, बस जिसमें DPSP लिखा हुआ था उसके बारे में मुझे लिखना था। मैं बताता हूँ मैंने इसमें क्या लिखा था। 18 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, राज्य के नीति नेतृत्व का प्रावधान भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा इसका मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकार के इतर राज्य को एक निर्देश देता है ताकि वह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को गति दें। इसके बाद यह न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है, किंतु विधि निर्माण के दौरान यह निर्देशक तत्व सरकार को एक दिशा प्रदान करता है। प्रमुख निर्देशक तत्व मैंने मेंशन किया सबको। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, 39 समान कार्य के समान वेतन, उत्पादन के साधन पर सबका समान वितरण। ये अलग अलग ABCD में उतना मुझे डिटेल नहीं मैंने लिखा है, बट मैंने कॉमन पॉइंट लिख दिया है। 39 का M है निःशुल्क विधिक सहायता, 40 में पंचायतों का गठन, 42 में प्रसूति सहायता, 43 में कुटीर उद्योग, 43 का M है सहकारी समिति, 44 में समान नागरिक संहिता, 47 में मादक पदार्थों पर रोक, 48 में पर्यावरण संरक्षण प्लस गोवध निषेध, 49 में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, 50 में कार्यपालिका का यहाँ गलती हो गया मुझसे, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। इसके साथ ये जो प्रावधान किए गए उसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जैसे शराबबंदी जो किया गया बिहार में अनुच्छेद 47 तक किया गया है। जो मातृत्व लाभ योजना है वो अनुच्छेद 42 तक किया गया है। सहकारी समिति अनुच्छेद 43 और मानवाधिकार आयोग अनुच्छेद 46। ठीक है, तो इसको मैंने मेंशन किया यहाँ पर। इसका दूसरा था राज्यपाल की भूमिका, तो मैंने उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद भारत शासन अधिनियम 55 से 35 से लिया गया है तथा इसकी नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये शायद मुझे देखना होगा कनाडा से लिया गया नहीं, मैं कंफर्म नहीं, बट मैंने अचानक मेरे दिमाग में मैं लिख दिया वहाँ पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यपाल के पद का प्रदान करता है। इसके बाद नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति तथा वेतन केंद्र के सचिव निधि द्वारा। किसी भी राज्य में राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। पहला, वह केंद्र एवं राज्य के बीच एक कड़ी का काम करता है। दूसरा, किसी भी राज्य का वह कार्यकारी प्रधान होता है। राज्यपाल को संविधान द्वारा कार्यकारी, विधायी एवं न्यायिक शक्तियाँ विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल की भूमिका को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, जिससे कारण हम लिखित है। पहला, केंद्र के एजेंट के रूप में काम करना, विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग, केंद्र सरकार बदलते ही राज्यपालों का हट जाना। कई बार एक बार ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो काफ़ी विवादास्पद रहे हैं। शक्ति संतुलन को लेकर दिल्ली, गोवा इत्यादि में हमेशा देखते हैं दिल्ली में उपराज्यपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री के बीच टकराव होते रहता है। गोवा में यही केस देखा होगा ना, पुदुचेरी में देखा होगा, तो ये होते रहता है। उपाय मैंने बताया था, वही कुमार पर बताया था मैंने। कार्यकाल सुनिश्चित हो, किसी पार्टी से संबंधित ना हो, विवेकाधीन शक्ति का उचित प्रयोग, हटाने की उचित प्रक्रिया का उल्लेख, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित ना हो। ये मैंने 350 वर्ड में लिखा था। ठीक है, मैं वर्ड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपको एक क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखना है। जो अंतिम के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑटोमेटिक कम वर्ड में चले जाएंगे आपके। जो शुरू के क्वेश्चन हो जिसमें आपको अच्छा आ रहा है तो उसको आप आराम से 4.5 या फिर 5 तक भी लिख देते हैं, 500 वर्ड में भी। लेकिन जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा हाथ धीरे चलना, मतलब स्पीड भी चलता है हाथ थोड़ा, लेकिन फिर भी टाइम कम होने की वजह से वो 300, 350, कभी कभी 250 वर्ड में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसीलिए प्रैक्टिस पहले कर लें ताकि सबको संतुलन बनाए रखें। ये अच्छी बात नहीं है कि एक क्वेश्चन को आप 500 वर्ड में लिखें और लास्ट वाले क्वेश्चन को आप 250 वर्ड में लिखें, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ है, लास्ट को मैंने 385 वर्ड में लिखा है, दोनों मिला के। ठीक है, अब ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको क्या था।
ये 36 नंबर का था, बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण। बस इतना दे दिया था, इसमें मुझे सारा डायमेंशन खुद से निकालना था। ये आखिरी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये वीक चला गया था ये, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसकी शुरुआत मैंने की थी कि वर्तमान में बिहार सरकार के एक निर्णय द्वारा बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का प्रदान किया गया। इससे पूर्व 2006 में एक्ट पारित कर, मुझे एक्ट का नाम लिखना चाहिए था, मुझे एक्ट का नाम याद नहीं था, आप लोग याद कर लीजिएगा। शायद पंचायती राज एक्ट था शायद, या महिला सशक्तिकरण एक्ट 2006 था। पंचायती राज में महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रदान किया गया। उपयुक्त दोनों कदम ने बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया बेहतर प्रयास है। इसके बाद मैंने लिखा था आरक्षण के लाभ क्या हैं। तो पहला पॉइंट में लिखा था महिला शिक्षा को बढ़ावा एवं परिवार के स्तर पर महिला एवं बालिका शिक्षा में निवेश। दूसरा, सरकारी नौकरी में महिलाओं का व्यापक एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तीसरा, नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित। चौथा पॉइंट, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं जैसे दहेज, बाल विवाह इत्यादि का समाधान अप्रत्यक्ष रूप से इसमें निहित है। पाँचवा पॉइंट, समाज के स्तर पर बालिका अब दायित्व न होकर निवेश होगी तथा पुरुष प्रधान सोच में कहीं न कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा। चुनौतियाँ क्या क्या थी वो मैंने बताया था। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आरक्षण का जो प्रावधान है, जो संविधान वर्णन किया गया है आर्टिकल 16 में, उसको बताना था। इसके अलावा जो एक्ट बनाया गया उसको भी हमें मेंशन करना था। तो पर लास्ट टाइम था तो मैंने मेंशन नहीं कर पाया था, बट एग्ज़ाम में मेंशन करना है। मॉक का बस यही फ़ायदा है कि आपको जो जहाँ कमी है वो कमी दूर कर लेना और एग्ज़ाम में गलती नहीं करना है, ठीक है। तो चुनौतियाँ मैंने बताया था यहाँ पर, सरकारी नौकरी की अपनी सीमाएँ हैं। दूसरा, पहले से ही समाज के उच्च वर्गों द्वारा इसका अधिकतम लाभ। तीसरा, मतलब जो पहले से एजुकेटेड हैं वही इसका लाभ ले पा रहे हैं, ऐसा एक वर्ग जरूर है जो इसका लाभ नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पुरुष एवं स्त्री में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठात्मक नज़रिया का विशेषण यहाँ पर पूरा वर्ड लिखा नहीं पाया। फाइनली मैंने कंक्लूड कर दिया है कि उपयुक्त सीमाओं को छोड़ दे तो बिहार की सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण निस्संदेह महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक प्रशासनिक भागीदारी को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये काफ़ी मतलब काफ़ी वीक है, क्योंकि इसमें और मुझे लिखना चाहिए था, एक डालने चाहिए थे संविधान के, और ये मेरा 197 वर्ड में 36 वाला क्वेश्चन है, इसको कम से कम 3.5 वर्ड लिखना पड़ेगा। नंबर भी उसी हिसाब से आए हुए 8 नंबर। आप लोग अगर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा मॉक जो मैंने लिखा था, सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करके बताया, सारे पॉइंट को पढ़ के बताया, जो मुझे कमियाँ लगी मैंने खुद बताया। इसके अलावा आपको भी अगर कोई कमी लगता है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, और आप चाहें तो इस मॉक को आप खुद अपने स्तर पर लगा सकते हैं और आप मिलाकर आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं जो भी मॉक दूंगा यहाँ पे उसको मैं डाल दूंगा, ताकि तैयारी के साथ साथ एक बेहतर अपना असेसमेंट हो सके। और दूसरी बात यह है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप लोग भी अभी मैक्सिमम लोग स्टूडेंट होंगे इसमें, तो दोनों साथ मिलकर तैयारी करें, दोनों एक दूसरे कमियों को बताएं ताकि एक बेहतर तैयारी हो पाए। मेरा पर्पस यही था ये वीडियो बनाने का, और मैं आगे भी जो भी मैं मॉक दूंगा उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।